हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 3 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, जो विमेन की हॉकी टीम है वो भी अब सेमीफाइनल्स में पहुँच चुकी है। तो मेन और विमेन दोनों की ही हॉकी टीम अब सेमीफाइनल्स में पहुँच चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। नीतीश ब्रेक्स रैंक्स, कॉल्स फॉर पेगासस प्रोब, हाउस डिबेट। तो यहाँ पर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जो कि इम्पोर्टेंट एलाय बीजेपी के हैं, और बीजेपी और नीतीश कुमार की जो कोalition गवर्नमेंट है बिहार में, उसके बाद भी देखा गया है जो नीतीश कुमार है वो अपोजिशन का साथ देते हुए उन्होंने अपोजिशन की डिमांड में ये बात बोली है कि पेगासस प्रोब होनी चाहिए। साथ ही में जो बिहार के चीफ मिनिस्टर, उनका ये भी कहना है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। इस बार जो 2021 का सेंसस हो रहा है उसमें कास्ट भी मेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ओबीसी जो होता है वो मेंशन नहीं किया जाता है सेंसस में, लेकिन एससी एसटी मेंशन होता है, लेकिन ओबीसी का कास्ट सेंसस नहीं होता। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि कास्ट सेंसस कराया जाना चाहिए, लेकिन सेंटर ने इस डिमांड को रिजेक्ट करते हुए कास्ट सेंसस करवाने से मना कर दिया है। तो द सेंटर हैज़ स्टोन वॉल्ड पर्सिस्टेंट डिमांड्स बाय अपोजिशन पार्टीज फॉर एन इंक्वायरी और इवन अ डिबेट इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो पेगासस प्रोब की डिबेट हो रही है तो सेंटर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद कास्ट सेंसस वाली डिमांड को भी नहीं माना है बिहार के चीफ मिनिस्टर की। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर सेंटर ये बात नहीं मानेगा तो दे वुड ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ कैरिंग आउट इट्स ओन कास्ट सेंसस एक्सरसाइज। तो वो अपनी खुद की कास्ट सेंसस एक्सरसाइज कर लेंगे। It has also not responded to repeated demands by parties like JDU and RJD to carry out a census exercise to determine the number of different caste groups. इससे पहले एक बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो चुका है, लेकिन उसकी डिटेल्स कभी भी पब्लिकली पब्लिश नहीं की गई हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लद्दाख स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना ने डिसएंगेज करने की बात की है। तो सोर्सेज से चाइना हैज़ एग्रीड टू स्टेप बैक फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, जिसको गोगरा पोस्ट कहते हैं। तो चाइना ने ये तो बोला है कि वो डी एस्केलेट करेगा गोगरा पोस्ट से, वहाँ से वो पीछे हटेगा, लेकिन वो हॉट स्प्रिंग्स एरिया से पीछे हटने से अभी मना कर रहा है। तो चाइना गोगरा पोस्ट से तो पीछे जा रहा है, लेकिन हॉट स्प्रिंग्स एरिया से पीछे जाने से मना कर रहा है। और साथ ही में जो देपसांग प्लेन्स है और शार्डिंग निगलोंग नाला है देमचोक एरिया में, उसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई है इस बार वाले टॉक्स में। तो द इशू ऑफ चाइनाज इंग्रेशन इन द देपसांग प्लेस एंड शार्डिंग निगलोंग नाला इन द देमचोक एरिया वर नॉट डिस्कस्ड। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बुक है विजय गोखले की, जिसका नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। तो कभी बुक ऑथर ये सब आ जाते हैं नॉन आईएएस एग्जाम्स में। तो विजय गोखले की बुक है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। एक नई फ्रॉग की स्पीशीज़ पाई गई है वेस्टर्न घाट्स में, और माना जा रहा है ये जो स्पीशीज़ है ये एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट्स में है, सदर्न वेस्टर्न घाट्स में ये एंडेमिक है। और इसका नाम रखा गया आफ्टर द DU वाइस चांसलर एंड प्लांट जेनेटिसिस्ट दीपक पेंटल। तो इसका नाम रखा गया है मिनरवरिया पेंटाली। तो इस न्यू फ्रॉग स्पीशीज़ का नाम है मिनरवरिया पेंटाली, जो कि डिस्कवर की गई है वेस्टर्न घाट्स के बायोडाइवर्सिटी स्पॉट में। साथ ही इसको एंडेमिक माना जा रहा है सदर्न वेस्टर्न घाट्स का। केरला और तमिलनाडु में भी ये कुछ पाई गई है। तो दिस स्पीशीज इज ऑल्सो अमंग द स्मॉलेस्ट नोन मिनरवारिया फ्रॉग्स। तो जो भी जीनस होता है मिनरवाया, उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्मॉलेस्ट स्पीशी है ये अब तक की। तो दिस स्पीशीज इज ऑल्सो अमंग द स्मॉलेस्ट विच इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द रीजन्स। और इसकी वजह से ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्मॉलेस्ट है कि हो सकता है ये ओवरलुक हो गई हो आज तक। तो द स्टडी हैज़ बिन कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years ऑन द जीनस मिनरवारिया। तो मिनरवारिया जीनस पर काफ़ी टाइम से स्टडी चल रही थी। तो अब उसकी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रॉग स्पीसीज पता चला है, जिसका नाम रखा गया मिनरवारिया पेंचाली, और ये वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक मानी गई है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट एक्सेस टू डिजिटल डिवाइस इन बिहार। तो 2.96 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स हैं लगभग 24 स्टेट्स में, जिनके पास डिजिटल डिवाइसेस की एक्सेस नहीं है। तो इससे डिजिटल डिवाइड पता चलता है कि डिजिटल डिवाइड कितना एक्सरबेट हो चुका है। और बिहार में सबसे ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर पाएँ। SC notices to states HCs on cases still registered under scrapped section 66A। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को स्क्रैप कर दिया था श्रेयस सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो ऑन March 24, 2015 इन द केस ऑफ श्रेयस सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द टॉप कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और इसमें ये बोला था कोर्ट ने, ये जो एक्ट है ये आर्टिकल 19(1)A को वॉयलेट करता है, और आर्टिकल 19(2) में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उनके अंदर भी इसे सेव नहीं किया जा सकता, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया गया था। तो इट इज क्लियर दैट सेक्शन 66A आर्बिट्रेरली, एक्सेसिवली एंड डिसप्रोपोर्शनेटली इन्वेड्स द राइट ऑफ फ्री स्पीच। ये राइट ऑफ फ्री स्पीच को इन्वेड करता है।
और अपसेट करता है बैलेंस बिटवीन राइट एंड द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया है जो स्टेट्स हैं वो इसके अंदर, जो पुलिस है वो इसके अंदर अभी भी लोगों को चार्ज कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को नोटिस भेजा है कि जल्द से जल्द सेक्शन 66A में जो भी अपने केसेस लिए हैं उसे फटाफट ड्रॉप कर दीजिए। इन इट्स रिप्लाई अब सेंटर ने ये बोला है जो पुलिस और लॉ है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये बात इन्फॉर्म करती पुलिस को या फिर लॉ को, पुलिस को इन्फॉर्म करती है ये बात कि अब सेक्शन 66A के अंदर लोगों को बुक ना किया जाए, चार्ज ना किया जाए। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम ये एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, खास इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। वंस अपॉन अ कमेटी, तो ऑथर ने ये बोला है जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग कमिटीज़, ये बहुत ही मेजर इनोवेशन है जिसके कारण पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है उसमें गवर्नेंस अच्छे से हो पाता है। तो जैसे कि अर्लियर कमिटीज़ होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कुछ कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पार्लियामेंट में गवर्नेंस के लिए। लेकिन ऑथर ने बोला सबसे बड़ा इशू ये है एज़ पर द ऑथर, ये जो कमिटीज़ हैं ये क्लोज डोर में अपना काम करती। तो ऑथर ने बोला जब ऐसी डेमोक्रेसीज़ हैं, ज़्यादातर डेमोक्रेसीज डेवलप्ड कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी में हम देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होती है, जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो लोगों के सामने रखी जाती है। पर इंडिया में अभी भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पब्लिकली नहीं पब्लिश की जाती हैं। तो ऑथर ने बोला इट इज़ अ पिटी दैट इन दिस डे एंड एज ऑफ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी द कमिटीज आर फोर्स्ड टू फंक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई द गुड वर्क इज़ नॉट नोन आउटसाइड द पार्लियामेंट। तो ऑथर ने बोला है जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को इसका रोल पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं गवर्नेंस में। तो इट इज़ हाई टाइम टू थ्रो ओपन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटीज़। तो एज पर द ऑथर जो कमिटीज़ की प्रोसीडिंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंटली पब्लिश होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कितनी ज़्यादा हेल्प करती है गवर्नेंस में। फिर ऑथर ने अपना बताया है कि उन्होंने कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में पार्ट थे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। उनका बेसिकली ये कहना है जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ काम करती हैं वो नॉन पार्टीशन लाइंस पर होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए। तो आई हो इसमें सिर्फ इतना ही था। अब सेटिंग न्यू हाउस रूल्स, तो ऑथर ने बोला जो पार्लियामेंट होता है उसमें इतने ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मॉनसून सेशन में रोज़ डेली डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, जैसे कि पेगासस स्पाईवेयर के कारण में अपोजिशन वाले प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो डिस्रप्शन जो डिस्कशन के लिए बना था पार्लियामेंट, आजकल वहाँ पर सिर्फ डिस्रप्शन हो रहा है। तो उस डिस्रप्शन को कैसे रोका जा सकता है, तो ऑथर ने कुछ रिकमेंडेशंस और सजेशंस दिए हैं। जैसे कि इस बार सारे सेशन को कट शॉर्ट कर दिया गया था, कुछ तो कोविड की वजह से। फिर बजट सेशन कट शॉर्ट कर दिया गया था क्योंकि स्टेट इलेक्शन चल रहे थे बंगाल में, तो कैंपेनिंग करनी थी वहाँ पर। तो उसकी वजह से हर बार हम देख रहे हैं कि या तो सेशन कट शॉर्ट किया जा रहा है या तो फिर सेशन हो भी रहा है, तो इतने ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। द फर्स्ट वॉज डिससेटिस्फेक्शन। अब ऑथर ने बोला इतना ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हो कैसे रहे हैं, तो उसके 4 रीजंस दिए ऑथर ने। पहला ये जो एमपीज़ उनमें डिससेटिस्फेक्शन रहता है क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बहुत कम होती, काफ़ी कम दिन पार्लियामेंट मिलती है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं जो भी अपोजिशन है उनकी सारी डिमांड्स फुलफिल हो पाएंगी, उनके ग्रीवांसेस रिड्रेस किए जाएंगे। उसकी वजह से उनमें एमपीज़ में एक डिससेटिस्फेक्शन रहता है। दूसरी बात, अगर वो कोई कहीं प्रोब चाहते हैं, जैसे कि वो पेगासस में प्रोब चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड है गवर्नमेंट का। साथ ही में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं करती और साथ ही अपने मेंबर्स को डिसिप्लिन भी नहीं करती। जब इतने ज़्यादा लोग डिसरप्शंस करेंगे तो उन्हें उस बात का डर भी नहीं रहता कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो फाइनली द एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट डिसरप्टिंग एमपीज अंडर द लेजिस्लेचर्स रूल। तो ऑथर ने बोला जो लेजिस्लेचर रूल्स हैं उसमें ऐसे कुछ एक्शंस लिए जाने चाहिए इन डिसरप्टिंग एमपीज के लिए। कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी कि पार्लियामेंट में क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो ऑथर ने यहाँ पर 2 चीज़ों की बात की। पहला कि कोड ऑफ कंडक्ट लाने की ज़रूरत है एमपीज़ के लिए और एमएलएज़ के लिए, और दूसरा जो लेजिस्लेचर्स के सिटिंग डेज उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो पहली बात कोड ऑफ कंडक्ट लाने की ज़रूरत है एमपीज़ और एमएलएज़ के लिए, और दूसरी बात सिटिंग डेज बढ़ाने की ज़रूरत है लेजिस्लेचर्स की। तो ऑथर ने सबसे पहले एज पर द ऑथर ये आइडियाज़ नए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा का एक सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि एमपीज़ के लिए 1952 से चल रहा है। अर्लियर द रूल्स रिक्वायर्ड एमपीज नॉट टू इंटरप्ट द स्पीच ऑफ अदर्स। सबसे पहले रूल्स में यही था कि एक दूसरे की स्पीच को वो इंटरप्ट ना करें, साइलेंस मेंटेन रखें, ऑब्स्ट्रक्ट ना करें प्रोसीडिंग्स को। बाद में 1989 में इन रूल्स में और सारी चीज़ें ऐड कर दी गई। फॉर एग्जांपल मेंबर्स स्लोगन नहीं शाउट कर सकते हैं, प्लाकार्ड्स नहीं लेकर आ सकते हैं, या तो फिर कोई डॉक्यूमेंट को फाड़ नहीं सकते हैं, कैसेट्स नहीं प्ले कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर्स नहीं प्ले कर सकते हैं। अ न्यू रूल एम्पावर्स द लोकसभा स्पीकर टू सस्पेंड एमपीज। इसके अलावा जो नया रूल है उसने लोकसभा के स्पीकर को भी ये पावर दी थी कि एमपीज को वो सस्पेंड कर सकते हैं अगर कोई भी एमपी हाउस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है।
कॉन्फ्रेंस ने ये बात भी बोली थी जो पार्लियामेंट है उसे अपना टाइम बढ़ा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल 110 दिन मिलना चाहिए एक साल में, और जो लार्जर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है फॉर एग्जांपल यूपी जैसी, तो उसमें उनको लगभग 90 दिन मिलना चाहिए। लेकिन आज तक इन सजेशंस को इन्फोर्स नहीं किया गया है। तो गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हेन पार्लियामेंट शुड मीट, तो गवर्नमेंट ये सारी बातें तो डिसाइड करती है पार्लियामेंट को कब मिलना चाहिए, कितने लंबे समय तक के लिए मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ये सारे रिफॉर्म्स नहीं लिए पार्लियामेंट में। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट का टाइम बढ़ाने के लिए कि वो ज़्यादा दिनों तक मिले, और एक कोड ऑफ रूल्स लाने के लिए एमपीज़ के लिए। व्हेन अ कंटेंशियस इशू क्रॉप्स अप, तो जब भी कोई कंटेंशियस इशूज़ होता है फॉर एग्जांपल फार्म लॉस, तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिटर करती है कि वो डिबेट ना हो और ऐसे ही चीज़ें पास हो जाएँ। तो लीडिंग टू ऑपोजिशन एमपीज वायलेटिंग द कंडक्ट रूल्स एंड डिसरप्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। फिर जब डिबेट नहीं होती तो उसके बाद ऑपोजिशन एमपीज क्या करते हैं, कंडक्ट रूल्स को वायलेट करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करते हैं। सिंस दे हैव द सपोर्ट ऑफ देयर पार्टीज, अब इनके पास पार्टीज का सपोर्ट रहता है तो उसकी वजह से इन्हें डर नहीं रहता है कि ये सस्पेंड हो जाएंगे। ब्रेकिंग दिस पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस रिक्वायर्स अ फ्यू चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। तब यहाँ पर ऑथर ने बोला 2001 कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली गई थी, जो वर्किंग डेज है पार्लियामेंट की उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। आर लेजिस्लेचर शुड मीट थ्रू आउट द ईयर, जो लेजिस्लेचर है वो पूरे साल लगभग मिलता रहना चाहिए, जैसे कि ज़्यादातर डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में होता है। बट दीज इंक्रीज्ड डे विल नॉट हेल्प प्रिवेंट डिस्ट्रप्शंस। लेकिन अगर हम सिर्फ पार्लियामेंट के दिन बढ़ा देंगे, ज़्यादा दिन पार्लियामेंट मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं डिस्ट्रप्शंस कम हो जाएंगे। डिस्ट्रप्शंस को कम करने के लिए और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो पार्लियामेंट चलती है उसमें बेसिकली गवर्नमेंट बिजनेस को प्रायोरिटी दी जाती है, और प्राइवेट मेंबर अगर कोई भी टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो उनको पोस्ट लंच डिस्कस करने को बोला जाता है, वो भी सिर्फ फ्राइडे को। अगर हम यूनाइटेड किंगडम से कंपेयर करें इन कंट्रास्ट, तो वहाँ पर पार्लियामेंट लगभग 100 दिन मिलती है एक साल में, और ऑपोजिशन पार्टी को उसमें से 20 दिन दिए जाते हैं जिसमें उस दिन वो अपना एजेंडा डिस्कस कर सकते हैं, और जिसमें से 17 दिन मेन ऑपोजिशन पार्टी को दिए जाते हैं कि उस दिन का एजेंडा ऑफ द डे वो मेन ऑपोजिशन पार्टी डिसाइड करेगी, और 3 दिन सेकंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी को दिए जाते हैं कि वो 3 दिन सेकंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी डिसाइड करेगी कि वो कौन सा एजेंडा डिस्कस करना चाहती है। तो ऐसा ही इंडिया में भी कुछ होना चाहिए कि कुछ दिन हमें ऑपोजिशन पार्टी को दे देने चाहिए कि आप कौन सा एजेंडा डिस्कस करना चाहते हैं आज, तो इससे डिसरप्शंस कम हो सकते हैं। यूजुअली डिसीजंस ऑफ द हाउस पास्ड ऑन ऑपोजिशन डेज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिंग पार्टीज टू फोकस नेशनल अटेंशन ऑन इश्यूज दैट इट डीम्स क्रूशियल। तो यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है पार्लियामेंट को कि डिस्ट्रप्शंस कम किए जा सकें और डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऑथर ने बेसिकली 2 सोल्यूशन दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन पार्लियामेंट मिलनी चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आना चाहिए एमपीज़ के लिए। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडिया एंड द ग्रेटर मिडिल ईस्ट, तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट की बात की गई है कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रही है और इंडिया उसमें कितना रोल प्ले कर सकता है। An Egyptian scholar, Mohammed Soliman, has recently written about the significance of what he calls the emerging Indo-Abrahamic Accord। तो यहाँ पे Indo-Abrahamic Accord जैसे टर्म की बात की गई, अभी हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। साथ ही वेस्ट ऑफ इंडिया में ट्रांस रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसराइल के साथ यूएई बहरीन ने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर दिए हैं और इसको अब्राहम अकॉर्ड्स बोला गया। उसके बाद यूएई बहरीन के बाद सूडान और मोरक्को ने भी इसराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज कर लिए। तो 4 कंट्रीज़ हो गए जिन्होंने इसराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए, उसमें यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को। लेकिन इजिप्ट और जॉर्डन बहुत पहले ही उन्होंने अपने रिलेशंस इसराइल के साथ ठीक कर लिए थे, और इजिप्ट ने बहुत पहले इसराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया था। उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इजिप्ट, जॉर्डन इन सब के काफ़ी अच्छे भी हुए इसराइल के साथ। तो अब्राहम अकॉर्ड्स आर वाइडली सीन एज मेकिंग अ डेफिनेटिव ब्रेक थ्रू इन द रिलेशन बिटवीन इसराइल एंड द अरब्स। तो अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद हम ये देख सकते हैं जो इसराइल और अरब की रिलेशनशिप है उसमें एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। अब ऑथर ने बोला है जो अरब के लिए पैलेस्टीन इशू इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी वो पैलेस्टीन इशू से ऊपर उठ के इसराइल के साथ अपने रिलेशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सोलिमन ऑल्सो पॉइंट्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद द यूएई एंड इसराइल। अब इसके बाद इंडिया की रिलेशनशिप भी यूएई और इसराइल भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिल्ली के रिलेशंस काफ़ी टाइम से अबू धाबी और तेल अवीव के साथ काफ़ी टाइम से रिलेशन है, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तब से ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसके स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर भी आया है। सोलिमन सीज दिस ट्राइलेटरल रिलेशनशिप एज द पोटेंशियल न्यूक्लियस ऑफ ए वाइडर रीजनल कोएलिशन। अब इंडिया, यूएई और इसराइल में इतना ज़्यादा रिलेशनशिप बढ़ क्यों रही है, तो सबसे बड़ा इसका रीजन है टर्की। जो टर्की के प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब एर्दोगान, वो इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी लीडरशिप क्लेम करना चाहते हैं, जो कि ऑटोमन एम्पायर पहले लीडरशिप क्लेम करता था, वो वैसी ही लीडरशिप चाहते हैं। तो इससे सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज टर्की से दूर जा रहे हैं। तो टर्की के सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज से रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो इंडिया यहाँ पर अपने रिलेशन अच्छे कर सकता है इन कंट्रीज के साथ। तो द फ्रेजाइल एफर्ट सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एट नॉर्मलाइजिंग रिलेशन बिटवीन दिल्ली एंड अंकारा हैव ऑल्सो ब्रोकन डाउन। तो हमने कोशिश की थी
कि दिल्ली और टर्की के बीच में अच्छे रिलेशंस हो सके, लेकिन वो अच्छे नहीं हुए क्योंकि अर्दोगान की हमेशा हॉस्टिलिटी रही है टुवर्ड्स इंडिया। जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कश्मीर के इशू को भी वो बार बार उठाते हैं। साथ ही में पाकिस्तान के बिहेस्ट पे अर्दोगान जो इंडिया की एंट्री एनएसजी ग्रुप्स में उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। तो टर्की इज क्वेस्ट फॉर रीजनल डोमिनेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो रीजनल डोमिनेंस बनाना चाहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड पे। द डिस्कवरी ऑफ न्यू हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। अब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में नए हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज मिले हैं। अब जैसे टर्की है, टर्की का ये भी कहना है जो साइप्रस है वो उसी का पार्ट है, तो साइप्रस के साथ भी उनकी हॉस्टिलिटी बढ़ गई है। एंड द टर्किश क्वेस्ट फॉर रीजनल डोमिनेंस हैज ड्रॉन ग्रीस एंड द यूएई क्लोजर। तो अब यहाँ पर टर्किश, जैसे टर्की अपनी डोमिनेंस दिखाता है साइप्रस जैसे रीजन पे, अब जो ग्रीस के रिसोर्सेज है उसको अपना बताने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से जो ग्रीस और यूएई है वो ज़्यादा क्लोज आ गए और टर्की से दूर चले गए हैं। ग्रीस हैज ऑल्सो लुक्ड टुवर्ड्स इंडिया टू एनहेंस बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब जो ग्रीस है वो इंडिया की तरफ भी देख रहा है कि कैसे रीजनल कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। अभी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एथेंस में थे, जो कि ग्रीस की बेसिकली कैपिटल है। ग्रीस इज यूरोपियन पार्टनर्स। अब ग्रीस के जैसे यूरोपियन पार्टनर्स है फ्रांस, उनका भी काफ़ी बड़ा स्टेक है मेडिटेरेनियन में और अरब गल्फ में, और वहाँ पर जब कोई भी रिसोर्सेज आते हैं तो टर्की भी उस पर क्लेम करता है। तो मैनी इन दिल्ली विल शेक देयर हेड्स इन डिसअप्रूवल एट द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज मिडिल ईस्ट पॉसिबिलिटी इन रिलीजियस टर्म्स। तो ऑथर ने सबसे पहले ये बोला है जो मिडिल ईस्ट है उसको हमेशा रिलीजियस प्रिज्म से देखने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सेकुलर प्रिज्म से भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे कन्विंस थे कि हिंदू यहूदी कॉन्स्पिरेसी है एग्जिस्टेंस को कम करने के लिए, तो यहाँ पर हम रिलीजियस प्रिज्म से देखने की कोशिश कर रहे थे। बट द डीपनिंग ऑफ इंडियन एंड द इजरायली टाइज विद मॉडरेट अरब स्टेट स्पॉइल्स द रिलीजियस पैराडाइम दैट सो मैनी इन इंडिया एंड पाकिस्तान वुड लव टू बिलीव इन। The idea of an Indo-Abrahamic Accord troubles those in South Asia who view the Middle East through such secular tropes as anti-imperialism। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला जो मिडिल ईस्ट है उसे सेकुलर, एक्सक्लूसिवली सेकुलर या एक्सक्लूसिवली रिलीजियस प्रिज्म से देखने की ज़रूरत नहीं है। अरब सिंपैथाइज करते हैं पैलेस्टाइन इशू से कि हाँ पैलेस्टाइन का इशू है और उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो विलिंग है कि इजराइल के साथ वो अपने रिलेशन स्ट्रेंथन करें। नॉर डू ऑल अरब सी द कन्फ्लिक्ट विद इजराइल एज द प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन इन द रीजन। वो इसीलिए पैलेस्टाइन के इशू को भुलाकर इजराइल के साथ रिलेशन बना रहे हैं क्योंकि अब उनको बिगर जो थ्रेट लगती है वो ईरान और टर्की लगते हैं। तो फॉर सम नॉन अरब पावर्स लाइक ईरान एंड टर्की पोज अ बिगर थ्रेट देन इजराइल। तो जब दो थ्रेट हैं उसमें से जो बड़ी थ्रेट है तो वो उससे ज़्यादा डर रहे हैं, इसलिए वो इजराइल से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि रिलीजन को मेन पॉइंट देखा जाता था मिडिल ईस्ट में रिलेशंस के लिए, तो रिलीजन मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट है पे थ्रेट किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे टर्की और ईरान से थ्रेट ज़्यादा है, तो वो इजराइल से भी रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रिलीजन को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। व्यूइंग द रिलीजन आइदर एक्सक्लूसिवली थ्रू द रिलीजियस और सेकुलर लेंस। तो ऑथर ने यहीं पे बोला अगर हम रीजन को सिर्फ रिलीजियस प्रिज्म से देखेंगे, सेकुलर लेंस से देखेंगे, तो हम जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है वो हम भूल जाएंगे। तो अर्दोगान सपोर्ट फॉर द मुस्लिम ब्रदरहुड। तो अर्दोगान तो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट भी करते हैं और साथ ही वो चाहते हैं कि जो करंट पॉलिटिकल ऑर्डर है रीजन में वो उसको ओवरथ्रो कर दे और अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सके। इसकी वजह से जो सऊदी, यूएई, इजिप्ट, इन सब की गवर्नमेंट्स को गुस्सा आ गया, वो डीपली एंगर्ड हो गई कि टर्की अपने आप को ऐसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। Although Erdogan's Islamic radicalism might appeal to the Arab street, the Arab elites are not about let Erdogan reimpose the Ottoman Imperium over its lands। लेकिन ये जो सऊदी है या इजिप्ट है या यूएई है, ये सारी कंट्रीज ऐसा नहीं चाहेंगे जो अर्दोगान है वो अपने ऑटोमन इम्पेरियम इन सारे लैंड्स के ऊपर रीस्टैब्लिश कर सकें। द फेमिलियर रीजनल इंस्टीट्यूशंस, अब जैसे अरब लीग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, वो इन सारी इशूज़ को रिड्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं। वन ऑफ द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्दोगान्स ओवरवीनिंग रीजनल एम्बिशन। अब अर्दोगान की रीजनल एम्बिशन तो दिखी कि जैसे कैसे वो ऑटोमन एम्पायर वाली चीज़ सोचते हैं, तो इससे वो एलिनेट हो गए अरब से भी, साथ ही उनके ग्रीस के साथ तो कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है और पाकिस्तान को वो बहुत ज़्यादा इम्ब्रेस कर रहे हैं जिसके कारण वो इंडिया से भी दूर हो गए। तो सोलिमन आस्क इफ द डीपनिंग इंगेजमेंट बिटवीन इंडिया, द यूएई एंड इजराइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्मल कोलिशन। तो जो इंडिया, यूएई, इजराइल के बीच की जो कोलिशन उसको एक फॉर्मल कोलिशन में कन्वर्ट किया जा सकता है और बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पर ये तीनों कंट्रीज कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस, एरोस्पेस, डिजिटल इनोवेशन, जहाँ पे तीनों कंट्रीज अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं और डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस कोऑर्डिनेशन की वजह से तीनों नेशंस इसमें प्रायोरिटी पर रहेंगे। मीनवाइल अदर्स लाइक ग्रीस आर ईगर फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन विद द कोलिशन। और ग्रीस जैसे कंट्री भी अब चाहते हैं कि ऐसे कोलिशन में उनकी ग्रेटर कोऑपरेशन रहे। इफ देर इज वन कंट्री दैट कैन गिव सब्सटेंशियल डेप्थ टू द इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड। तो ऑथर ने बोला ये जो इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड की बात की जा रही है जिसमें कि ये तीन कंट्रीज होंगे, इंडिया, यूएई, इजराइल, और साथ में ग्रीस भी इसमें ग्रेटर कोऑपरेशन कर सकता है। यहाँ पर जो मेन
कंट्री होगा वो इजिप्ट होगा। जैसे कि इजिप्ट ने 2014 में मुस्लिम ब्रदरहुड को पावर से निकाल दिया था। द इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फतह एल सीसी इज ट्राइंग टू रिवाइटलाइज द नेशंस इकॉनमी। तो अब जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है वो इकॉनमी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनकी इकॉनमी कैसे रिवाइटलाइज की जा सकती है। लोकेटेड एट द कस्प ऑफ मेडिटेरेनियन, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, जो इजिप्ट है वो ग्रेटर मिडिल ईस्ट का हार्ट है। इंडिपेंडेंट इंडिया ने हमेशा इजिप्ट के साथ अच्छी इंगेजमेंट करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू ने भी, जो वहाँ के गमल अब्दुल नासिर थे, उनके साथ एफ्रो एशियन यूनिटी को प्रमोट किया था, साथ ही नॉन अलाइंड मूवमेंट की फाउंडेशन भी किया था। तो ये सॉलिडारिटी के बारे में बात नहीं है। नेहरू एंड नासिर विजुअलाइज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो हम इजिप्ट से बहुत पहले से एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाने की सोचते हैं। मोदी कैन रीबिल्ड द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जॉइंटली। अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो वापस से इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिल्ड कर सकते हैं और हम ग्रेटर मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि हमने इंडो पैसिफिक में रोल प्ले करना शुरू किया है, क्वाड ग्रुप भी इंडो पैसिफिक पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो वैसे ही ग्रेटर मिडिल ईस्ट में इंडिया का भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो बेसिकली ऑथर ने इस आर्टिकल में ये बोला है जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है वो कैसे चेंज हो रही है। हम यूएई, इजराइल और इंडिया मिलकर एक कोalition बना सकते हैं, फॉर्मल कोalition, जो कि ग्रेटर मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ग्रीस के साथ भी हम कोऑपरेट कर सकते हैं, साथ ही इजिप्ट के साथ भी इसमें कोऑपरेट कर सकते हैं। और हमें मिडिल ईस्ट को सिर्फ ऐसे रिलीजन के प्रिज्म से देखने की ज़रूरत नहीं है या सिर्फ सेकुलर प्रिज्म से देखने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली इफ डिटेन्यू इफेक्ट्स और लाइकली टू इफेक्ट पब्लिक ऑर्डर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, टू इन्वोक अ पब्लिक डिटेंशन लॉ अगेंस्ट समवन। तो अगर किसी के अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर पास करना है तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो आदमी लॉ या ऑर्डर के लिए थ्रेट है, लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर को भी इफेक्ट करे। अगर वो पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट नहीं कर रहा है और वो इंसान सिर्फ उसके एक्शन सिर्फ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। तो टू इन्वोक अ पब्लिक डिटेंशन लॉ अगेंस्ट समवन, इट इज़ नॉट इनफ दैट हिज और हर एक्शन पोज अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर बट मस्ट अफेक्ट द पब्लिक ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि मैंडेटरी है कि वो इंसान पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट करे। अगर सिर्फ उसके एक्शंस लॉ और ऑर्डर को खतरा है तो उसे आप पब्लिक डिटेंशन में नहीं रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे गिलगिट बाल्तिस्तान रीजन के बारे में बताया गया। तो अब जो पाकिस्तान है वो प्रोविंशियल स्टेटस देने की कोशिश कर रहा है गिलगिट बाल्तिस्तान रीजन को, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। जो गिलगिट बाल्तिस्तान रीजन है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और वो हमेशा से इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था और रहेगा। द एरियाज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर, अब ये एरिया की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो गिलगिट बाल्तिस्तान रीजन से ही पास होता है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। और ये चाइना के वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सीपैक है, जो कि पाकिस्तान के ग्वाडार पोर्ट को चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करता है। अब गिलगिट की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। तो गिलगिट प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, लेकिन डायरेक्टली वो ब्रिटिश के द्वारा रूल किया जाता था क्योंकि जो गिलगिट के राजा थे हरी सिंह, उन्होंने लीज पर दे दिया था ब्रिटिशर्स को। तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट था ये गिलगिट, उसके हरी सिंह जो कि हिंदू रूलर थे, उसके बाद जब हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ, तो जो वहाँ पर गिलगिट स्काउट्स हैं उन्होंने रेबल कर दिया था उनके ब्रिटिश कमांडर के लीड के अंदर। तो गिलगिट स्काउट्स ऑल्सो मूव टू टेक ओवर बाल्तिस्तान। तो फिर गिलगिट स्काउट्स ने बाल्तिस्तान को भी लेने की कोशिश की, जो कि उस समय बाल्तिस्तान पार्ट था लद्दाख का, एंड कैप्चर्ड स्कार्दू, कारगिल एंड द्रास। उन्होंने ये सारी चीज़ें कैप्चर कर ली थी, लेकिन बाद में इंडिया की फोर्सेज ने कारगिल और द्रास को वापस ले लिया। बिफोर दैट ऑन November 1, 1947 अ पॉलिटिकल आउटफिट कॉल्ड द रिवॉल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगिट बाल्तिस्तान, उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया कि ये जो गिलगिट बाल्तिस्तान है इंडिपेंडेंट है। और November 15 को इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान के तरफ एक्सीड कर रहे हैं, विच एक्सेप्टेड द एक्सेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अब पाकिस्तान का होगा, और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने कि हम इसे गवर्न करेंगे फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन के अंदर। तो बेसिकली जो गिलगिट बाल्तिस्तान है वो रीजन अभी पाकिस्तान ने हमारा ऑक्यूपाई कर रखा है, वो है तो पार्ट इंडिया का ही। अब पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, एक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। अब ये एक और प्रोविंस बना रहे हैं गिलगिट बाल्तिस्तान, जो कि इंडिया का पार्ट है। तो वन रीजन एस्क्राइब टू दिस इज दैट पाकिस्तान डिड नॉट वांट टू अंडरमाइन इट्स इंटरनेशनल केस। जब पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तब पाकिस्तान तब चाहता तब भी वो 5 प्रोविंसेस बना सकता था, पर उसने नहीं बनाई क्योंकि यूएन के रिजोल्यूशन में ये लिखा था कि कश्मीर में कुछ भी डिसाइड होगा तो वह प्लेबिसाइड से डिसाइड होगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान अपना केस कमज़ोर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये 5वां प्रोविंस नहीं बनाया। तो 1975 पीओके गॉट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये वाला जो एरिया था गिलगिट बाल्तिस्तान को, उसे उसने सेल्फ गवर्नड ऑटोनॉमस टेरिटरी बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई जूरिसडिक्शन नहीं ओवर द नदर्न एरियाज। तो जो भी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोई भी जूरिसडिक्शन नहीं है नदर्न एरियाज पे।
लेकिन डायरेक्टली अगर देखो तो वो इस्लामाबाद के द्वारा ही एडमिनिस्टर होता है। इन रियलिटी पीओके 2 रिमेंड अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देखें तो वो भी पाकिस्तान के फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही कंट्रोल होता है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। वेयर टाइगर्स रोम माउंटेन्स। यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये बोला कि उनके यहाँ जो टाइगर्स हैं वो काफ़ी ऊपर तक रहते हैं, 12,073 फीट तक भी रहते हैं। तो ऑथर ने सबसे पहले ये पॉइंट रखा, जो टाइगर की यूजुअल रेंज है वो 6,000 फीट तक है, लेकिन उत्तराखंड में जैसे साइटिंग्स बताई गई हैं कि 12,000 फीट पर भी टाइगर मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो ऑथर ने यहाँ पर कुछ बातें बताई हैं। तो ग्लोबल स्पॉटलाइट, सबसे पहले जो फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस है टाइगर का, जो भूटान में 2000 में पता चला था, फ्रोम सेंगला नेशनल पार्क। तो फ्रोम सेंगला नेशनल पार्क कहाँ पर, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, भूटान में। तो सबसे पहला टाइगर वहाँ पे 9,728 फीट तक मिला था। उससे पहले तक यही माना जाता था जो टाइगर की हैबिटेट है वो 6,000 फीट तक ही है। उसके बाद एक जिग्मे दोरजी नेशनल पार्क में 13,780 फीट पर एक टाइगर लोकेट किया गया। तो जिग्मे दोरजी नेशनल पार्क भूटान में है, और साथ ही ये वाला नेशनल पार्क भी भूटान में, जिसका नाम है फ्रोम सेंगला नेशनल पार्क। इंडिया में अगर साइटिंग्स देखो तो टाइगर 6,000 फीट से ऊपर इंडिया में भी मिले हैं। जेलेपला पास की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, माउंटेन पास है जो कि ईस्ट सिक्किम से और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के बीच में पाया जाता है, जेलेपला पास। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं ये टाइगर इतना ऊपर मिल रहे हैं? तो सबसे पहले ऑथर ने बोला कि हो सकता है वो पहले भी वहाँ पर हो, हमें पता ना हो, हमने साइटिंग्स देखी ना हो। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा हो, और इतने ऊपर भी उतना ज़्यादा कोल्ड ना हो जिसकी वजह से वहाँ पे टाइगर हैबिटेट्स आ रहे हैं। तो वार्मिंग इंड्यूस बाई क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है उसकी वजह से जो हायर माउंटेन्स है वो टाइगर्स के लिए टॉलरेबल हो रहे हैं। दूसरी बात, बेटर मॉनिटरिंग रिजीम, शायद पहले भी वहाँ पर टाइगर हो, हमें पता ना हो। पर ऑथर ने बोला अभी सिर्फ हमें सर्टेन पॉकेट्स में मिलें, तो उसकी वजह से हमें ऐसे किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया को टाइगर रिजर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिस सर्वाइवल स्टिल डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट बिलो, लेकिन अभी भी हम देखें तो टाइगर के जो मेन हैबिटेट्स है वो फॉरेस्ट में ही है, जो कि बेसिकली 6,000 फीट तक ही होता है। देयर कैन बी नो ट्रेड ऑफ बिटवीन ट्रेडिशनल टाइगर हैबिटेट और ये जो न्यू हाइट्स मिल रहे हैं। बस यहाँ पर जो कुछ लोकेशंस थे वो आपको पता होने चाहिए। आगे हम चलते हैं। अफगान प्रेसिडेंट ब्लेम्स वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन ऑन सडन यूएस पुल आउट। तो अफगान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने यूएस को ब्लेम किया है कि यूएस की वजह से ही तालिबान की इतनी इंसर्जेंसी बढ़ रही है। तालिबान ने यूएस ने अनएक्सपेक्टेड पुल आउट कर लिया अपने ट्रूप्स को। तो तालिबान फाइटर्स पुश डीप इनटू द सदर्न अफगान प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ लश्कर गांव मंडे एंड क्लोज्ड इन ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो प्रेसिडेंट अशरफ गनी का यही कहना है कि उन्होंने कंट्री की जो भी सिचुएशन है तो उसके लिए उन्होंने यूएस के विड्रॉ को ब्लेम किया है कि यूएस ने सडन विड्रॉ कर लिया था। घनी एडेड दैट द अफगान गवर्नमेंट हैड अ यूएस बेस्ड सिक्योरिटी प्लान। और इसके बाद प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने यह भी बोला कि उनके पास एक प्लान है, उसकी वजह से जो सिचुएशन है वो 6 महीने के अंदर अंडर कंट्रोल आ सकती है। और उसके साथ ही उन्होंने तालिबान को अक्यूज़ किया है कि कैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ अभी भी तालिबान की टाइज़ है, जबकि पीस एग्रीमेंट में साइन हुआ था जो तालिबान है वो किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ अपनी टाइज़ नहीं रखेगा, लेकिन उसके बाद भी तालिबान टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ अपनी टाइज़ रख रहा है। अब न्यू थ्योरी आई है कि अर्थ में ऑक्सीजन कैसे किक स्टार्ट हुई होगी। अब ये न्यू थ्योरी है, ये थोड़ी स्ट्रेंज है। जैसे कि इसमें ये बोला गया है जैसे जैसे प्लैनेट स्लो डाउन हुआ और डेज बड़े हुए तो एक बैक्टीरिया आ गया, वियर्ड बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई। जैसे कि द मोर कंटिन्यूस लाइट द स्मेली माइक्रोब्स गॉट, जितनी ज़्यादा लाइट मिली इन माइक्रोब्स को उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। क्योंकि जब अर्थ बनी थी तब ऑक्सीजन बहुत कम थी अर्थ में, तो अचानक से इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे हो गई अर्थ में? तो पहले साइंटिस्ट ऐसा मानते थे जो माइक्रोब्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया वो इन्वॉल्व थे, पर उसके बाद भी साइंटिस्ट का भी ये नहीं पता लग पाया कि ये ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ कैसे। तो अब नई थ्योरी प्रोड्यूस की जा रही है जिसकी वजह से जो अर्थ है सबसे पहले वो तेज़ रोटेट करती थी, वे धीरे धीरे अर्थ ने स्लोली रोटेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो दिन थे वो 6 घंटे के दिन होते थे, फिर वो 24 घंटे के दिन होने लगे। और ये की फैक्टर था कि ऑक्सीजन बढ़ी। तो अबाउट 2.4 बिलियन ईयर्स अगो, तो अगर हम 2.4 बिलियन अगो पहले की देखें तो बहुत कम ऑक्सीजन थी अर्थ एटमॉस्फेयर में, इतनी कि उसको आप मेज़र भी नहीं कर सकते। तो उस समय कोई एनिमल या प्लांट लाइफ नहीं जिंदा रह सकती थी। इंस्टेड लॉट्स ऑफ माइक्रोब्स ब्रेथेड इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस समय जो ज़्यादातर माइक्रोब्स थे वो ब्रीथ करते थे कार्बन डाइऑक्साइड। इन द केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब नई थ्योरी आई है कि एक बैक्टीरिया था और फिर उसकी वजह से कैसे ऑक्सीजन आई होगी। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फैक्टरिंग कंपनीज की बात की गई। तो फैक्टरिंग इज द ट्रांजैक्शन व्हेन एन एंटिटी सेल इट्स रिसीवेबल्स टू अ थर्ड पार्टी फैक्टर लाइक अ बैंक और फॉर इमीडिएट फंड्स। बैंक्स एंड एनबीएफसीज प्रोवाइड फाइनेंस अगेंस्ट दीज रिसीवेबल्स
इनेबलिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी फंड्स फॉर द एमएसएमईज। तो बेसिकली एमएसएमईज होते हैं, फॉर एग्जांपल एमएसएमई ने किसी बिजनेस को अपनी चीज़ें बेची, ठीक है, और एमएसएमईज के पास उसका इनवॉइस है कि हाँ उन्होंने इतना सामान बेचा और उन्हें 10 या 15 दिन के बाद 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन उस बीच में अगर उस कंपनी ने पैसे नहीं दिए और एनबीएफसी को बेसिकली एमएसएमई को ज़रूरत है तो वो क्या करेगी, तो वो किसी फैक्टरिंग कंपनीज में जाके अपनी वो इनवॉइस दे सकती है कि इस एमएसएमई को इस कंपनी से इतने दिन बाद इतने पैसे मिलने वाले थे। तो इस बीच के टाइम में जो फैक्टरिंग कंपनी होगी वो एमएसएमई को पैसे प्रोवाइड कर देगी ताकि एमएसएमई में कैश फ्लो बना रहे। तो पार्लियामेंट्स क्लियरेंस टू द फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल, तो पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट प्लान टू मैंडेट कंपनीज विद ओवर ₹250 करोड़ एनुअल टर्नओवर की उनको रजिस्टर करना जरूरी है ट्रेड्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म, जो कि बेसिकली इनवॉइसेस के लिए है, जिसके कारण एमएसएमईज के लिए फंडिंग बनी रहे। अभी ये देखा जाए तो बहुत कम एनबीएफसीज हैं जो कि फैक्टरिंग का काम करते हैं, तो दिस विल एनेबल नियरली 9,000 एनबीएफसीज टू पार्टिसिपेट इन द फैक्टरिंग मार्केट। अभी देखा जाए तो सिर्फ 7 एनबीएफसीज है जो कि फैक्टरिंग मार्केट में पार्टिसिपेट करती हैं। अगर ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा एनबीएफसीज का तो एमएसएमईज में कैश फ्लो बना रहेगा। जो ट्रेड प्लेटफॉर्म्स है वो बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ट्रेड फैसिलिटेट्स फाइनेंसिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ एमएसएमईज। फैक्टरिंग में एक बार फिर से बता देती हूँ, फैक्टरिंग बेसिकली ये होता है जैसे एमएसएमई है, एमएसएमई को किसी बिजनेस के द्वारा पेमेंट आने वाला है, लेकिन उसके बीच में ही एमएसएमई को ज़रूरत पड़ी तो वो किसी भी वो जो उसके पास इनवॉइस है वो किसी भी एनबीएफसी को दे सकती है जो कि फैक्टरिंग का काम करिए, किसी भी बैंक को दे सकती है जो कि फैक्टरिंग का काम करिए, और इस बीच में उसे वो कैश मिल जाएगा ताकि एमएसएमई का काम चलता रहे और एमएसएमई में कैश इनफ्लो बना रहे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने ई रुपए लॉन्च किया है। तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन सेक्शन में बताया था ई रुपए क्या चीज़ है। तो ई रुपए बेसिकली वाउचर बेस्ड सिस्टम है जो कि प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। इसमें जो बेनिफिशियरी होगा उसके फ़ोन पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा या तो एक एसएमएस स्ट्रिंग आ जाएगी, और उस क्यूआर कोड पर दिखा के जो कि स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक के लिए होगी। फॉर एग्जांपल कि आप इस क्यूआर कोड को दिखाकर 1 किलो दाल ले सकते हैं किसी भी पीडीएस शॉप पर, तो वहाँ पर जाके वो क्यूआर कोड दिखाया जाएगा और जो पीडीएस शॉप ओनर होगा वो उस क्यूआर कोड को देखकर 1 किलो दाल दे देगा। तो बेसिकली इससे जो करप्शन कम हो सकता है, लीकेजेस कम हो सकते हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बेसिकली एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। तो दिस विल हेल्प एवरीवन इन टारगेटेड ट्रांसपेरेंट एंड लीकेज फ्री डिलीवरी। ई रुपए सिंबल है कि कैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, लोगों को टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। जो ई रुपए प्लेटफॉर्म है वो एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस सिस्टम है और इसमें किसी भी बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी। पीपल स्पेसिफिक है कि किसी पर्टिकुलर बेनिफिशियरी के फ़ोन पर ही जाएगा वो क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग, और पर्पस स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल दिया जाएगा कि आपको जो चीज़ के लिए दिया जाएगा आप उसको उससे वही चीज़ खरीद सकते हो। एंड फंक्शन लाइक अ प्रीपेड गिफ्ट वाउचर। फॉर एग्जांपल जैसे गिफ्ट वाउचर होता है ये उसी की तरह काम करेगा और किसी भी और बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस मुझे आपको ये बताना जो पीएलएफएस है वो रिलीज़ करता है मॉस्पी के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। बाकी डेटा तो हर टाइम वेरी होता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा कितना कम हुआ, तो इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।